Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9 Dear CS Professional Student Chapter number 14. जी हाँ, कंटिन्यू सीरीज चल रहा है सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सेकंड क्लास है, याद रखिएगा। इस सेक्शन के अंदर मैं पहले ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल है। याद रखिएगा, वैसे तो सब पढ़ना है, लेकिन अगर क्लासेस आप लगातार ले रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ईजी हैं। सो अटेंशन के साथ पढ़िएगा, ध्यान से। ऑलराइट, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम कहें क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट, क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट सर क्या होता है, सब समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रख लो, और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। सो जस्ट पे अटेंशन, ऑलराइट। सिर्फ थोड़ा सा अपना ध्यान मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसे इजी कर दूं। आइएगा, समझिए, हम लोग कह रहे हैं क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो बन जाता है ना अपने आप में, जो एक क्वेश्चन बनती है यहाँ पे, उसका ही ध्यान रखते हैं। देखो, एग्जामिनर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या ऑडिट इज, देखो हाईलाइट कर लेना, ऑडिट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग डेटा एंड चेकिंग द चेकबॉक्स, इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कमेंट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई एम टेलिंग यू भाई, इसको मत छोड़ के जाना। 4 to 5 मार्क्स के लिए इमेज ये क्वेश्चन है, 4 to 5 मार्क्स के लिए बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिर्फ कलेक्टिंग ऑफ डेटा एंड चेकिंग द व्हाट चेकबॉक्स, कि हाँ जी डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट का मतलब है कंपनी का मेमोरेंडम उठाकर देख लिया, कंपनी के बोर्ड डिसीजन चेक कर लिया, कंपनी का मिनट चेक कर लिया, कंपनी के रजिस्टर चेक कर लिए, कंपनी के रिकॉर्ड चेक कर लिए, बोले हाँ जी हो गया है, जी हाँ कंपनी ने बीआर पास किया है, बोले हाँ पास किया है, कंपनी में यू नो व्हाट कोई अल्टरेशन हुई मेमोरेंडम में, बोले हाँ हुई थी, बोले हाँ ठीक है हो गई। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स क्या है, पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम का मतलब डिटेल एनालिसिस करना, एग्जामिन करना उन्हें। तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये बन सकता है ऐसे। क्या कह रहा है, द डेटा एंड द एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट शुड बी इंडिपेंडेंटली रिव्यूड बाय द ऑडिटर एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, वापस सुनना। डेटा जो आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा आपके लिए क्या बन जाएगा, ऑडिट एविडेंस। वन मोर टाइम, ऑडिट एविडेंस। ये जो एविडेंसेस हैं इसे इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा ऑडिटर, हमारा सेक्रेटरियल ऑडिटर इसे इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा। इंडिपेंडेंटली रिव्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, ना तो मैं अपना कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैरी कर रहा हूं उस कंपनी के अंदर। मैं रिपोर्ट बनाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। वन मोर टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस आई विल प्रिपेयर माय रिपोर्ट एंड सबमिट टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का मतलब यहां पे समझ में आ रहा है ना, दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स। सो मैं किसी इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, इसीलिए समझना, डेटा कलेक्ट कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है। डेटा कलेक्ट करना और उसे इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना बाय द ऑडिटर एंड देन रिपोर्ट प्रिपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड सबमिट इट टू द रिपोर्ट, सच रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। याद रहेगा, उम्मीद कर रहा हूं याद रहेगा। छोटा सा बात है लेकिन काम का बात है। वैसे छोटा बात सिर्फ सेंटेंस में छोटा है, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। Unless the auditor independently review the facts and data, the auditor is not able to give its of course independent opinion. अब ये मॉडिफाइड ओपिनियन दे या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे, कैसे करेगा? सो इसके लिए रिव्यू करना जरूरी है इंडिपेंडेंटली। ऑलराइट सर, अब देखो चार इसके लिए 4-5 बातें बोलिए जो आपको याद रखनी। 4-5 बातें क्या हैं? पहली बात तो कहता है एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मास्टर चेकलिस्ट बनाने के लिए आपको कंपनी के बारे में थॉरोली पता होना चाहिए। कंपनी कैसा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी के डिटेल्स पूरी पता होनी चाहिए। तो कह रहा है कंपनी के ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। दूसरी, कंपनी की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। तीसरी, कौन कौन से लीगल और प्रोसीजरल लॉज हैं जिसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। चौथा, मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सब में जाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई लोन ले रखा है, शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाएगी भाई यहाँ पर। एंड रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिफ्थ, 5 बातें जब मास्टर चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाएगी तो ये 5 बातों पर फोकस रहेगा। याद करो मेरे साथ में भैया अभी के अभी। पहला, एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बोलो मेरे साथ फटाफट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा बोलो, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। चौथा क्या है, जल्दी बोलो, मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। एंड लास्ट वन इज सिंपल सा, कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऑलराइट, अब ध्यान सुनते हैं, देखो ध्यान सुनना, बहुत जबरदस्त है यार ये क्वेश्चन। सर इतना सारा मैं कंटेंट कैसे लिखूंगी या लिखूंगा, कुछ नहीं है यार, तुम 2 मिनट सुनो तो। और एक बात याद रखो, जब इतना सारा कंटेंट है ना, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा। जैसे एंटिटी ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आना चाहिए, देखो कह रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की पहले।
हम बात कर रहे हैं कंपनी के ऑपरेशन की। ऑपरेशन समझ रहे हो, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे कंपनी क्या एक्टिविटी कर रहा है। सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, सर्विस डिलीवर्ड है, ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंपनी। तो क्या कर रही है भाई, प्रोडक्ट बना रही हो, सर्विसेज दे रहे हो, क्या हो आप, क्या आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, आप कार बनाते हो, या आप एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी हो जो आप अपनी सर्विसेज देते हो, या आप कोई होटल हो जो सर्विसेज दे रहे हो, या आप कोई कंपनी हो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बना रहे हो। सो हमें देखना पड़ेगा ऑपरेशन के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विसेज दी जा रही है। दूसरी, स्टैट्यूटरी स्टेटस बेसिस फॉर दीज ऑपरेशंस। स्टैट्यूटरी स्टेटस, अब भाई देखो समझो, इंडिया में ना, इंडिया का कहीं पे भी, इंडिया की बात करें, खैर अभी तो हाल फिलहाल इंडिया में आप कोई बिजनेस बिना किसी परमिशन के नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लगेगा। अब परमिशन का मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो कंट्रोल हो रही है कंपनी, क्या वो पब्लिक कंपनी है, क्या वो प्राइवेट कंपनी है, क्या उसमें गवर्नमेंट स्टेक है, ये देखा जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत चीजों की हो सकती है, बट आपका मेमोरेंडम में स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा। ऑब्जेक्ट होगा, मेन ऑब्जेक्ट होगा, एंसिलरी ऑब्जेक्ट होगा। एंसिलरी समझ में आता है ना, टू अचीव द मेन ऑब्जेक्ट, इसलिए हम एंसिलरी ऑब्जेक्ट रखते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ भी हो सकता है, बट किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग है याद रहेगा। सो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं तुम्हें ना समझाऊं तो भी तुम्हें समझ में आएगी ये बातें। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड फंडिंग स्टेटस, डिटेल्स ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव देखो, ध्यान सुनना, तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव देखो। ऑर्गेनाइजेशन पहले ऑपरेशन वाला बात कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर्विस करता है कंपनी है, स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है कंपनी का इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑपरेशन, फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फिर क्या बोल रहा है प्रमोटर्स का, डायरेक्टर्स लोगों का डिटेल, फिर कहता है डिटेल्स ऑफ सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड associate company, transaction with the related parties. Now, material changes took place during the audit period, recipients of the products and services of the company, details of KMP, details of functional heads responsible, audit committee के details बताइएगा और terms of reference करेगी, geographical location where the company operates. अब देखो मैं तुम्हें सच्ची बात बोलूं, टाइप करने वाले ने एक तो बेवकूफ़ी कर रखी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। क्या बेवकूफ़ी कर रखी है, चाहता ना तो सारी ऑपरेशन वाली बात एक साथ लिख सकता था और ऑर्गेनाइजेशन वाली भी एक साथ लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर सबको मिला मिलू के लिख दिया है। तो चिंता ना करो, तुम एटलीस्ट इसके पॉइंट्स कम से कम अगर एग्जाम में आता है 5-6 पॉइंट्स लिख कर आओ। कैसे लिख दोगे, बड़े सिंपल सा है, जैसे सर मैन्युफैक्चरिंग करता है या सर्विस देता है कंपनी, हम देख लेंगे, हम इजीली लिख सकते हैं। उसका स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या लिख सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं, डिटेल्स ऑफ केएमपीज हैं, डिटेल्स ऑफ फंक्शनल हेड्स हैं, ठीक है, डिटेल्स ऑफ उसकी जेबीज हैं, सब्सिडरीज हैं, डिटेल्स ऑफ हम उसके बता सकते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस बता सकते हैं। सो जनरली आप ऐसे 5-7 पॉइंट जरूर कंसिडर करें। फिर इसके बाद आएगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं बिल्कुल बताने के मूड में नहीं हूं, बहुत बार बता चुका हूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मेन पर्पस क्या होता है, आप समझ में आ रहा है ना। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ ध्यान जाएगा, क्या कह रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ ध्यान जाएगा। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ हम क्या देखेंगे, डायरेक्टर का रिपोर्ट, बोलो ना, डायरेक्टर रिपोर्ट है, एनुअल रिटर्न है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, एनुअल रिटर्न है, ये क्या चीजें हैं जो आपको कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही होती है। आइए सीखते हैं फटाफट से। देखिए, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, वेबसाइट्स, फाइलिंग विद द रेगुलेटर्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। क्या क्या चीजें हैं, 4-5 बातें खासकर ज्यादा रखनी है हमको। क्या क्या, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलो ना एक बार, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, फाइलिंग्स विद द रेगुलेटर्स या वेबसाइट्स में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रखी है वो, प्लस इसके अलावा हम कह सकते हैं कंपनी के खास तौर से यहाँ पे देखिएगा जो फाइल्स आप रेगुलेटर के साथ फाइल कर रहे हो, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन बनती है। जो भी फाइलिंग विद द रेगुलेटर्स हो रही है वो क्या होंगी, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। ऑथेंटिकेटेड इन टर्म्स ऑफ कि भैया वो थर्ड पार्टी के पास है, तो फाइल किया गया है तो वो स्टेटस प्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखिएगा। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द फोकस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड द ऑडिट टीम शुड फॉर्मलाइज इटसेल्फ with the financial terms of the company or financial statement which needs to be submitted to the regulators. Checklist generally covers the points leading to changes in the laws, regulations and accounting standards, accounting rules and accounting policies in the last audit. क्योंकि जब भी आप कोई नया असाइनमेंट ले रहे हैं ऑडिट का, तो आप ये जरूर देखेंगे कि कोई लेटेस्ट चेंजेस आए क्या। और खास तौर से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई नया रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हुआ है जहां पर उन पॉलिसीज को, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है इस बार हमको, तो ये देखना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि यहां पर सेक्रेटरियल ऑडिटर का काम क्या रहेगा कि कंपनी कहीं नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया है विद न्यू एप्लीकेबल लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो ये चीज को कंसिडर करेगा इन फाइनेंशियल। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव देखें, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल, याद देखिएगा यहाँ पे बात होता है डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स।
जहां पर भी नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी कह रहा है डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट टीम शुड हैव detailed requirements under legal and regulatory framework along with the procedural requirements of the same. Auditor should check the limits, eligibility criteria etc. on the various dates to understand the compliance requirements. जब अगर एग्जाम में भूल, वैसे मैं मेरे को उम्मीद नहीं तो भूलोगे, क्योंकि इन दोनों लगातार सिखा रहा है कि सेक्रेटरियल ऑडिटर का मेन फंक्शन क्या होता है, टू ऑडिट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, टू ऑडिट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनेंशियल का मतलब है कंपनी के कंप्लायंसेस प्रॉपर है नहीं है, ड्यू डेट्स के टाइम पर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कंपनी की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कहाँ चेक करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जांपल कंपनी ने, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, भाई तुमने इसको फाइल किया नहीं किया है, पास तो कर लिया बट MGT 14 लगाया नहीं लगाया, ROC को फाइल किया नहीं किया है, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंप्लायंसेस हो रहा है इसका, ये चेक करना है। सो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या देखेंगे, डिस्क्लोजर्स बाय द कंपनी एंड रिपोर्टिंग बाय द कंपनी। बोलो, डिस्क्लोजर्स बाय द कंपनी एंड रिपोर्टिंग बाय द कंपनी ऑफ व्हिच जी एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस चीज की डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग कह रहे हैं, जो एप्लीकेबल आप पे लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी बात बता रहे हैं, याद रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। भैया इंडिया में बिजनेस करना है तो सबको पता अच्छे से ना, लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, लॉज फॉलो नहीं करोगे तो फिर यू नो पेनल्टीज है। नाउ द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी कंपनी डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर, स्टेटस ऑफ कंपनी, इट्स बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द रिलेवेंट सेंट्रल, स्टेट, लोकल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। बात से इतना समझना है क्या, कंपनी का नेचर, कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी की ज्योग्राफिकल लोकेशन, अब ये सारे फैक्टर्स ना इन्फ्लुएंस कर देते हैं किस चीज को, इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक दूसरी कंपनी आपस में अलग हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ। सर मतलब भाई कंपनीज एक्ट तो कॉमन फॉलो करना है, लेकिन कॉमन सब में थोड़ा चलेगा। जैसे आपने पब्लिक कंपनी बनाया, प्राइवेट कंपनी बनाया, तो कंपनीज एक्ट 2013 एक्यूरेट ये थोड़ा बोलेगा कि भैया जो लॉज अपने पब्लिक पे अप्लाई हो रहे हैं वो प्राइवेट पे भी होंगे, ऑफ कोर्स नॉट। ये हम लोग बहुत बेसिक चीजें सीख चुके हैं एग्जीक्यूटिव में कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें कितना होता है, लिमिटेड होता है, इसमें कितना होता है, लिमिटेड मतलब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 200। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये सबको पता मिनिमम कितना होता है। अब यहां पर पहले मैंने क्या, कंपनी के हम टाइप से देखें तो उसमें ही लॉ डिफरेंट हो गया। अच्छा, अब कंपनी का नेचर से ही कंपनी में डिफरेंस आ जाएगा, कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी से चेंज आ जाएगा उसके अंदर। मान लो एक बार के लिए कंपनी ना बैंकिंग कंपनी है या कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, तो लॉ ही चेंज हो गया। यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, यहां IRD अप्लाई हो रहा है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, कंपनी की ज्योग्राफिकल प्लेस देखेंगे कहां पर सिचुएटेड है। फिर इसके अलावा और लॉज बैठे हुए हैं हमारे, कौन से सेंट्रल लॉज हैं, स्टेट लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, याद रहेगा। तो हमें सब चेक करना है क्या, लीगलिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, याद रहेगा मेरे बच्चा लोगों को पक्का। चलिए, मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। Audit team should identify the extent of the shareholders and public interest in the company's activities and financial statements. Factor which might include, the interest includes क्या, public deposits and loan and advances, dividend, CSR, small shareholder interest, high level comment on in media. So these are the matters which directly impact what public or shareholder interest. Examples quote करके आना, जैसे public deposits and loan advances and CSR है, आपका कंपनी CSR कर रही है, of course public interest इन्वॉल्व होती है यार। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट ही क्या है कि आपसे चैरिटी करवाएंगे धमकी देके, मतलब थ्रू लॉ कर रखे है, मजाक कर रहे हैं। एंड इसके अलावा स्मॉल शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, ये सब चीजें हम किस में कवर कर रहे हैं, या मीडिया में कमेंट्स हैं, याद रखिएगा इन चीजों को भी। रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, वैसे तो लगातार इसके पीछे पढ़ा हूँ, तो दिनों से इसी को बात कर रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल के अंदर बात किया हुआ ऑलरेडी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि भाई इससे ना सेक्रेटरियल ऑडिटर को बड़ी हेल्प मिलती है। तो मास्टर चेकलिस्ट बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्या कहता था, कंडीशंस। रिव्यू कंट्रोल एनवायरनमेंट है क्या, ध्यान सुनना, कहता है environment control environment comprises conditions under which various process of entity are designed, implemented and functions। कहता है कंपनी के वेरियस प्रोसेस, जैसे कंपनी, भैया कंपनी फाइनेंस भी काम कर रही है, कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, कंपनी की मार्केटिंग टीम भी काम कर रही है, कंपनी का IT भी काम कर रहा है, कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। सो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया कंडीशंस विच वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर डिजाइन्ड,
implemented and functions, and based on that audit team should seek to arrive at the conclusion as to whether the control environment is reliable, justifiable in accordance with the size and operation of company. अब कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी एस्पेक्ट्स आती हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ऑथराइजेशन प्रोसेस किस तरीके का है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ऑथराइजेशन प्रोसेस कैसा रहेगा. सो एग्जाम में सबसे पहले तो आप इस बात को कोड करके आएंगे. सर इसके बाद नीचे इस बात को सेंटेंस फॉर्म में घुमाया, मैं कहता हूँ पहले यहाँ पर आके इनको याद करो और समझो. सो एग्जाम में पहले तो इस बात को जरूर कोड कीजिएगा. बात पकड़ में आया जो हमने हाईलाइट किया है. अब देखो इसमें क्या क्या बातें हम कवर करेंगे. सर कहता है हम देखेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर, कंपनी कल्चर, ठीक है. मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द लीगल रिलायबल अकाउंटिंग सिस्टम. भाई ये जो ड्यूटी रहेगी ना कि मैनेजमेंट क्या रखे इस बात का ध्यान कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कैसे उनसे रिलायबल, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो डिसीजन लेते हैं. सो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. पता लगा बैलेंस शीट को कुछ और ही बोल रहा है और एग्जिस्टेंस कुछ और है. सत्यम केस अभी सिखाया है आप लोगों को, बताया है सत्यम स्कैम के अंदर कि 7-8 साल तक वो लोग यू नो व्हाट मैनिपुलेटिव तरीके से अकाउंटिंग प्रेजेंट करते रहे और इन्वेस्टर्स खूब पैसा लगाता रहा और शेयर का प्राइस 300% बढ़ गया. तो मतलब क्या है इस चीज का, समझ में आ रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ये कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है उस कंपनी का था. अब तो क्या है, अब तो पता होगा आपको, महिंद्रा टेक्नो से टेक ओवर कर लिया था. एनीवेज, ability of management to control the operations. Now organizational structure of the entity, methods, organizational structure समझ में आ रहा है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है या किस तरह से किसी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल ली जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाता है, मेथड ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग. ये भी है कि काम कैसे सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना. कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनफेटेड पावर मतलब अनकंट्रोलेबल पावर दे रखा है, उसका अनकंट्रोलेबल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है. सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग एंड लास्ट में सीनियर मैनेजमेंट कंट्रोल मेथड्स. सिंपल याद रहेगा. अब देखो हमने क्या देखा यहाँ पे 5 ऐसे यू नो व्हाट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग अपना मास्टर लिस्ट पे करेंगे. ध्यान रहेगा क्या क्या बोलो मेरे साथ में. एंटिटी ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सब बोल लीजिएगा फटाफट से एक बार. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई हमारे यहाँ पास में, मतलब रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है. एंड इसके अलावा हम देखेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. फिर हम देखेंगे यहाँ पे मैटर्स ऑफ शेयरहोल्डर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट. एंड लास्ट वन इज रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. ऑलराइट, चलिए अब वर्किंग पेपर के बारे में अभी लेटेस्ट मैंने चैप्टर 13 के अंदर कुछ आपको ब्रीफ दिया था. उम्मीद कर रहा हूं याद होगा, नहीं है तो फटाफट अभी सीख लेते हैं एक बार, बट उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी. देखिए वर्किंग पेपर बेसिकली अगर मैं कहूं कि ऑडिटर ने जो ऑडिट परफॉर्म करी है एक तरीके से उसका ये बहुत बड़ा एविडेंस बन जाता है. वर्किंग पेपर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द ऑडिट भैया जो जो आप डेटा कलेक्ट करते जा रहे हो, जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते जा रहे हो, फाइनली ऑडिट कंप्लीट करने के बाद में इस बात का एविडेंस बनता है कि ऑडिट जो है वो प्रॉपर्ली प्लान की गई थी, प्रोग्राम की गई थी और एग्जीक्यूट की गई थी. लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्किंग पेपर. Now, working paper file contains documents relating to the work performed by the auditor. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकती है, छोटी छोटी क्वेश्चन भी आ सकती है. क्या कह रहा है, वर्किंग पेपर फाइल क्या कंटेन करता है, डॉक्यूमेंट्स. क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स है, दैट ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर. वर्किंग पेपर सर्व एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, 3 चीजों में लिंक कनेक्ट करता है. मेरे बच्चा लोग याद करेगा, देखो पॉइंट नंबर 1 है ये हमारा, पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 ये हो गया. फिर पॉइंट नंबर 2 याद करो मेरे साथ में, वर्किंग पेपर याद रखिएगा. यहाँ से ये कह रहा है वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर. पहला क्या कह रहा है, वर्किंग पेपर फाइल कंटेन्स द डॉक्यूमेंट्स. कौन से डॉक्यूमेंट्स, दैट वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर, ये पहला बात. दूसरा बात, वर्किंग पेपर क्या करता है, क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट वर्क फील्ड्स एंड फाइनल रिपोर्ट. कहता है इट्स क्रिएट्स अ व्हाट कनेक्शन बिटवीन, बोलो ऑडिट असाइनमेंट, मुझे ऑडिट मिला, फिर ऑडिटर ने फील्ड वर्क किया और फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर किया. ये वर्किंग पेपर में इन चीजों को ही तो लिया जा रहा है. जो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं, जो आपको जैसे ऑडिट असाइन किया गया था, आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला, वो क्या बना, वर्किंग पेपर. फिर आपने ऑडिट प्लान किया, प्रोग्राम किया, परफॉर्म किया, वो डॉक्यूमेंट्स जो भी कलेक्ट किए वो वर्किंग पेपर में गया और फाइनली आपने ऑडिट रिपोर्ट बना के सबमिट किया. तो रिपोर्ट भी किसका पार्ट बना, वर्किंग पेपर का. सो इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन, बोलो ऑडिट असाइनमेंट, audits, your auditor field work and final reports. याद रहेगा. पॉइंट नंबर 3 कहता है वर्किंग पेपर कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रिलिमिनरी सर्वे, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर. देखो सब बात आएगा ना, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर, फील्ड वर्क, फैक्ट्स, फाइंडिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑडिट. पॉइंट नंबर 3 हमारा बना.
फिर पॉइंट नंबर 4, ऑडिट वर्किंग पेपर आर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एंड रिटेन बाय हिम इन कनेक्शन विद द ऑडिट। सेम बात है, अगर थोड़ा सा अलग तरह से बोला है बस। क्या डॉक्यूमेंट्स ऑडिट जो परफॉर्म किया उसका डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किया है वो कौन रखेगा? रिटेन बाय द ऑडिटर ऑफ कोर्स। एंड these working paper are used to support the audit work done in order to provide assurance that audit was performed in accordance with the applicable standards. Point number 5, working paper, all evidences gathered by the auditor indicating what work has been done by him and the procedure has been followed by verifying the particular assets and liability. Also provide the information whether audit was properly planned. अगर भूल जाओ एक बार के लिए तो ये वाले पॉइंट्स लिख के आना, एटलीस्ट ये 3 पॉइंट जो ऊपर बताएं वो, चौथा पॉइंट जो भी बताया ये, और फिर ये 5वां पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कि ये किस बात की एश्योरेंस देता है? ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड, ऑडिट वाज कैरिड आउट, adequately supervised, appropriate review was undertaken, and evidence is sufficient and appropriate to support the audit opinion. क्या क्या? प्रॉपरली प्लान हुई थी ऑडिट, प्रॉपरली कैरिड आउट की गई है, एडिक्वेटली सुपरवाइज की गई थी, प्लस एप्रोप्रिएटली रिव्यू किया गया था, जो भी अंडरटेकिंग्स ली गई थी फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज एविडेंस, जो भी एविडेंस यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो एविडेंस कलेक्ट किए, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी एविडेंस कलेक्ट किए। सो एविडेंस इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू सपोर्ट द ऑडिटर ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अब देखो फिर कहता है वर्किंग पेपर शुड बी कंप्लीट एंड कंसाइज, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज अनयूजेबल रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म, usable I'm sorry, and not unusable, usable record of work performed. The working paper should include क्या क्या बात आएंगे वही जो आपने भी पढ़ी है, जैसे प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट प्रोग्राम, अभी सबको पता रखा है ये पहले वाला सेक्शन के अंदर, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट प्लानिंग में तो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए थे, फिर ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, flow chart, checklist, narratives, notes, minutes, editing, organizational data, chart with a job description, copies of important documents, information about the operating and financial policies, results of control evaluation, letter of confirmation and representation, analysis and test of transaction process, results of the analytical review procedure, audit report and management response, and audit correspondence, that audit documents, audit conclusion and reads. सर मैं इतने सारे याद कैसे करूंगी, मुझे याद नहीं होगा। जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इस चैप्टर को वापस सॉन्ग से पढ़ना। ये सारा का सारा यही प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं ना ऑडिट में, वही तो है फाइनल स्टेप है। मतलब वर्किंग पेपर का मतलब क्या? जो आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया है भाई, उसी में तो सारी बातें आई हैं। ये जब ऑडिट कर रहे थे आपने पहले प्लान किया होगा, फिर ऑडिट प्रोग्राम रेडी किया है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी डिस्कस किया था हम लोगों, फ्लो चार्ट है, चेकलिस्ट है, नैरेटिव्स हैं, नोट्स हैं, मिनट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है, ये सारा का सारा वही तो जो आप ऑडिट के टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है। एक दो वर्ड जरूर पढ़िएगा, देखिए एकदम ये हाथ खड़े कर देना सर नहीं आया समझ में, लगता नहीं आता है, सेपरेटली कोई टॉपिक लगता है तो जिसे सारे क्लासेस में पढ़ाता आ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं बच्चा, जो लोग स्टूडेंट क्लासेस लगातार अटेंड कर रहे हैं ना, सारा चैप्टर 8, 9, 10, 11 से लगातार चलता रहा है, चैप्टर 14 बहुत इजी उनके लिए। चलिए अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो ये एक और है, स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर, सबसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर्स, 3 तरह से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जनरल फाइल आ गई हमारी, वर्क पेपर फाइल आ गई, और फिर ऑडिट, फ्यूचर ऑडिट रेफरेंस के लिए जो हम बेसिकली कंसीडर करते हैं कि भैया अगर आने वाले फ्यूचर में, जब हम लोग मतलब आने वाले फ्यूचर में मतलब आने वाले टाइम में हम लोग ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो जनरल फाइल्स में क्या होगा? जनरल फाइल्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएंगी रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। आओ, जनरल फाइल का मतलब क्या है? की इंफॉर्मेशन थ्रू द वेरियस फेजेस ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग प्लानिंग, रिपोर्टिंग प्रोसेस, ऑडिट प्रोग्राम, कमेंट्स फॉर नेक्स्ट ऑडिट, जिसमें कहता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग, कमेंट्स ऑन इंक्लूडिंग एक्सेट्रा। तो जनरल फाइल के अंदर जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, दिस फाइल प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। जनरली हम क्या बोलेंगे? जनरल फाइल हो गई हमारा। अब इसके अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ जैसे ऑडिट प्लानिंग किया है, कमेंट्स हैं, या हम बात करेंगे यू नो व्हाट रिपोर्टिंग्स हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या? प्लानिंग है, रिपोर्टिंग है, कमेंट्स हैं फॉर नेक्स्ट ऑडिट।
एक जर्नल फाइल आ गया। फिर आता है वर्क पेपर फाइल। ये कब होगी वर्क पेपर फाइल? जब ड्यूरिंग द ऑडिट, जब ऑडिट चल रहा है उस समय पे। कहता है दिस कंटेन्स डिटेल ऑडिट प्रोसीजर एंड डिटेल ऑडिट वर्किंग पेपर। दो चीजें कंटेन करता है, क्या? डिटेल ऑडिट प्रोसीजर पॉइंट 1 आ गया और डिटेल ऑडिट वर्किंग पेपर पॉइंट 2 आ गया। तो वर्क पेपर का मतलब क्या है कि अभी ऑडिट चल रहा है और ये पेपर आप जो है ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें तो हम इसलिए देखते हैं डिटेल ऑडिट प्रोसीजर गाइडेंस के लिए रहता है, ऑडिटर की टीम के गाइडेंस के लिए रहता है। डिटेल ऑडिट प्रोसीजर, मेरे साथ बोलो ना भाई, डिटेल ऑडिट प्रोसीजर एंड डिटेल वर्किंग पेपर। डिटेल ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड्स डिटेल ऑडिट स्टेप्स of audit work to be performed during the field that will achieve the specific audit objective outlined in the audit program. इसमें क्या है देखो, work paper file can direct the audit in right direction and may ensure that completion of work within the timelines. फिर हमारा आता है कौन सा? future audit consideration. Auditors are encouraged to develop and document future audit ideas during the course of their work. This should include comments for next audit. कह रहा है comments for next audit can improve the quality of work by the auditor. ताकि आप नेक्स्ट ऑडिट में उन बातों का ध्यान रखें जो आपने इस बार ध्यान नहीं रखी या आपसे छूट गई थी। इन सिंपल हम कह सकते हैं फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन। इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कमेंट फॉर नेक्स्ट ऑडिट, कमेंट्स फॉर नेक्स्ट ऑडिट्स। अब देखो यहाँ पर छोटा सा एक लाइन और याद कर रखना है हमें। वर्किंग पेपर आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स एंड द ऑडिटेड रिकॉर्ड्स। एक क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग पेपर्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा, 3 हमको याद रखना है। जर्नल जिसमें हम लोग सारा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा प्लानिंग है, रिपोर्टिंग है, ऑडिट प्रोग्राम्स हैं, ये कवर आता है जर्नल फाइल के अंदर। फिर वर्क पेपर के अंदर हम लोग डिटेल ऑडिट प्रोसीजर बताते हैं प्लस डिटेल ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कमेंट्स रेडी करते हैं फॉर नेक्स्ट ऑडिट। जो एक तरीके से देखा जाए ऑडिटर इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बने और वो कंसीडर करें इन फ्यूचर व्हाइल वी कंडक्टिंग ऑडिट। 2 तरह की फाइल्स बनेंगी, परमानेंट फाइल है, करंट फाइल है। परमानेंट फाइल एंड करंट फाइल। परमानेंट का मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो रखने पड़ेंगे। अरे बहुत सिंपल है, देखो ये तुम्हें रीड करना है, मैं फिर बोल दूं एग्जाम का पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं, पहले तुम्हें रीड कर लेना है। परमानेंट फाइल के अंदर देखो जैसे कह रहा है यूजुअली कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स एंड मैटर्स ऑफ कंटेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट बिजनेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 1 ऑडिट। जैसे अब जैसे एक ऑडिट के बाद आप उसकी वापस ऑडिट करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे सिन है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कंपनी का सिन जो है अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो एज इट इज रहेगा, तो उसे परमानेंटली मेंटेन रखना है अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है कंपनी में। देखो data is these files can information of which of the continuous interest and relevant to the succeeding audit. जैसे statutory documents हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो कह रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, हाँ, या कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंट ऑडिटर्स, लेटर ऑफ एंगेजमेंट है, बोर्ड रिलेशन, रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर सेम ऑर्डर आप कंटिन्यू करें तो ऑफ कोर्स लेटर आपका जो है लेटर ऑफ एंगेजमेंट वो यूजफुल रहेगा। रॉयल्टी, कॉपीज ऑफ द इंपॉर्टेंस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, उनके डिटेल्स होंगी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ऑल डिपार्टमेंट डिवीजंस हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। आई रिक्वेस्ट टू यू माय लवली स्टूडेंट जस्ट सिंपली गो थ्रू विद दिस लिस्ट। 1 या 2 बार इस लिस्ट को रीड करना है। करंट का मतलब क्या है? जिस टाइम वो ऑडिट कर रहा है उस समय के लिए जो आपको यहाँ पे फाइल रेडी करेगा। तो कहता है दिस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड याद रखिएगा। इट इंडिकेटेड लिस्ट ऑफ, देखो क्या क्या है इसमें, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया उसका, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बोर्ड या मैनेजमेंट मीटिंग्स हैं, देन लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्संस विद देयर डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट्स, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट या एक्शंस इनिशिएटेड बाय द कंपनी टुवर्ड्स द सेक्रेटरी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, ऑडिट प्लान, current year secretary record, communication with the company's management, letter of representation confirmation, and audit review points and highlights of the analysis. So I just simply suggest you just simply go through with this list. 2 या 3 बार पढ़ना है, परेशान नहीं होना है इनके पीछे। 2-3 बार पढ़ना है। परमानेंट क्या होगा ये पता होना चाहिए। परमानेंट जैसे मैंने अभी कहा, आपने इस साल हमारा ऑडिट किया है तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है सक्सेडिंग ऑडिट भी आपसे करवाएं, ये ना करवाएं, एक अलग पॉइंट है। बट परमानेंट का मतलब ये कंपनी के वो इन्फॉर्मेशन है जो यूजुअली ऑडिटर अपने पास में मेंटेन करता है। और क्यों करता है? क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन एक से ज्यादा बार यूज होगी। जैसे अज्यूम करके देखो, अभी कंपनी का मेमोरेंडम है, अब तुमको पता है आज तुमने ऑडिट किया इसका, नेक्स्ट डे तुमको फिर मिल रहा है इसका असाइनमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम अपने पास मेंटेन रखोगे, परमानेंट एंड करंट।
ऑलराइट, ऑडिट ट्रेल हम लोग पहले चैप्टर नंबर 13 में कर चुके हैं भाई। वर्किंग पेपर रिव्यू, बस यहां पर ये स्टेप पे ध्यान दे लो और बात खत्म। पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंस के लिए आप पढ़ा भी देखो, एक बार कह रहा है ऑडिटर शुड रिव्यू ऑल वर्किंग पेपर टू डिटरमाइन वेदर दे आर रिलेवेंट एंड हैव अ यूजफुल पर्पस, evidence the audit work performed and sufficiently support the audit findings. Working paper review, वापस सुनो, working paper review का मतलब यहाँ पे क्या है? Determine whether they are relevant and have a useful purpose and you know what, evidence of the audit work, क्या कह रहे हैं? Relevant होना चाहिए ना, रिलीवेंसी चाहिए रे, यूजफुल है नहीं है। ऐसा होता क्या है, इंफॉर्मेशन तो हम बहुत कलेक्ट करते हैं, ठीक है, बट वो इंफॉर्मेशन आपके लिए पर्पसफुल है नहीं, देखा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा हमने पहले भी सीखा कि ऑडिटर का ओपिनियन जो है वो बेस होता है ऑडिट एविडेंसेस पे, और ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट एंड यू नो व्हाट, हम याद रखना वो रिलेवेंट और रिलायबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब वर्किंग पेपर है इसका हम बात करेंगे, जब क्या कर रहा है, क्या ऑडिटर रिव्यू करता है क्या ऑल वर्किंग पेपर्स, किस लिए, डिटरमाइन द रिलायबिलिटी, रिलेवेंसी प्लस यूजफुल पर्पस एंड एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म। Now, documentation obtained not relevant to the audit should be returned and destroyed upon the completion of audit. And this ऐसे कैसे करेंगे, कंफर्म करेंगे, कहता है कंप्लाइंस प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, देन कंप्लाइंसेस के बाद हम उसको रिव्यू करेंगे ऑडिट प्रोग्राम को, देन रिव्यू द ऑडिट प्रोसीजर, रीचिंग द कंक्लूजन, डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू नोट्स। अब देखो यहाँ पर 6 पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक बार देखते हैं फटाफट, देखिए। Determine the compliance with the working paper guidelines. Working paper guidelines जो compliances आपको करने हैं और जिस compliances के जो information requirements हैं आपको, तो आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे assume कीजिएगा कंपनी के चेंज इन शेयर कैपिटल, ये एक इवेंट हुआ चेंज इन शेयर कैपिटल। अब चेंज इन शेयर कैपिटल के अंदर हमने चेक करना है उसके रिक्वायर्ड कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस, उसके लिए हमने क्या चेक करना होगा, ऑथराइजेशंस हैं, ठीक है, अगर एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाया होगा, एनसीएलटी की एप्लीकेशन है, प्लस उसके अप्रूवल्स हैं, क्रेडिटर्स का अप्रूवल्स हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो हम लोग जब ये सारा प्रोसेस चेक करेंगे तो हम कंप्लायंस का देख रहे हैं, कंप्लायंस विद वर्किंग पेपर। तो इसके वर्किंग पेपर मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशंस, क्लियर एकदम। Reviewing the audit program that outlines the major objectives of the audit and ensure that the procedure accomplishes the objectives. Reviewing the audit procedure and the reference working papers to ensure the working papers support the procedure and all procedures have been completed. Determine working papers adequately and are documented and conclusions reached in the report. Ensuring that all findings prepared have been discussed with the appropriate member of the management, that the disposition of the audit concerned and documented. And documenting review. So I suggest you must focus on these 6 points. इसमें क्या करें, compliance, recognitions का मतलब you need to identify whether such a is relevant or not. So compliance की relevancy कैसे करेंगे, recognition, compliance check करेंगे with the working paper. फिर हमने कहा review audit program, then review audit procedure, audit program and audit procedure. फिर reaching conclusion and with the discuss with the management, and last one is documents, review notes. Filing and protection of working, read कर लीजिएगा, आइए एक बार read कर रहे हैं अभी। कहता है all working papers that are considered confidential are the property of the auditor and are to be kept under adequate control. Working paper often contains sensitive information or data that must be protected from the unauthorized use on review. Working paper in the process also need to be controlled by the auditor while conducting field work or away from the auditor's office. Auditor should control the working papers to ensure that the information neither removed or not substituted or not altered. डिस्कस किया था चैप्टर 13 के अंदर, इसको भी पकड़ के हमने। अच्छा, अब ये वाला भी तुम्हें बता दें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन। जैसे इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हैं, अब हर साल नहीं होना है, मान लीजिएगा हर साल एक्विजिशन नहीं होगी, हर साल चेंज शेयर कैपिटल नहीं होगा, हर साल जो आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद द मीडिया, ऑलराइट, वो चेंज नहीं होने हैं। सो समझना मेरी बात, ये क्या है, इवेंट्स हैं, अगर ये ऑर्गेनाइज हुए तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप कंप्लायंस एंश्योर करेंगे। जैसे एक्विजिशन है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, मर्डर, डीमर्जर, सेल, डिस्पोजिशन ऑफ एसेट्स, डिवीजन, सब्सिडरी, ठीक है। ये हम बात करें issuance and forfeiture of securities, split, consolidation, revision and rating, outcome of meeting of the board of directors relating to dividend, cash bonuses, cancellation of dividend, division in respect of funds raising। सर कैसे करोगे, सिर्फ रीड करना है यार, ट्रस्ट मी,
क्वेश्चंस ऐसे तुमको छाप के नहीं आना है पूरा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स। अभी इवेंट जो है तुम इसको पढ़ोगे तो खुद ही एक बार सोच के देखो, चलो समझो कुछ ऐसे, देखो समझो क्या कह रहे हैं। इवेंट का मतलब जो एवरी टाइम नहीं होना है, एक तो ऐसा है जो वह साल में एक बार ही हुआ, वंस इन अ ईयर, ऑलराइट। एक ऐसा है जो इवेंट सेंसिटिव इन नेचर है, मटेरियल इन नेचर, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। अब फाइनेंशियल रिजल्ट सर एवरी ईयर डिस्क्लोज होगा, बोला हाँ जी, लेकिन ये जरूरी भी तो है, मटेरियल हो गया ना, सारा खेल किसका है, फाइनेंशियल का। तो अगर ये जो इवेंट है इसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। सो आई सजेस्ट आप सिर्फ इनको रीड करें एक बार, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम के लिए, मेरे लिए क्या है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड कंपोजिशन में भी आपको 4 बातें याद रखनी है। बोर्ड कंपोजिशन में बोर्ड डायरेक्टर्स, आपकी कमिटीज प्लस एनआरसी, ठीक है, एंड स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमिटी। और ये क्वेश्चन लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड प्रोसेस। ये भी डिस्कस किया हुआ है, बट आई जस्ट वांट टू से दैट कि एक बार आप बोर्ड प्रोसेस, और डिस्कस किया हुआ का मतलब मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जो लोग अचानक से क्लास देख रहे हैं, जो लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन्हें सबको पता है चीज, ठीक है, उन्हें पता है कि हमने डिस्कस किए हैं, रिसेंट क्लासेस में डिस्कस किए हैं। मैं आपको यहां बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ना छोड़ के जाएं। अब जैसे ये मैंने आपको बता दूं, ये वाला मुझे लगता है सेपरेटली अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कहता है आइडेंटिफिकेशन इवेंट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिनका मेजर इफेक्ट है। देखो ये कह रहा है क्या है, एन इवेंट और एक्शंस में बी कंसीडर्ड हैविंग अ मेजर बियरिंग ऑन द कंपनी अफेयर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। जैसे इवेंट और एक्शंस ऑर्डरिंग द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो गया या पब्लिक से प्राइवेट हो गया, कन्वर्जन हो रहा है, तो बहुत ध्यान रखने वाला चीज है ये। चेंज इन द शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज इन अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड उठा के अलट पलट कर दिया, पूरा बोर्ड ही चेंज कर दी, हाँ। चेंज इन लाइसेंसिंग ऑफ परमिशन ऑफ और बिजनेस ऑपरेशंस, कैपेसिटी एक्सपांशन यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी, या सेल डिस्पोजिंग ऑफ द सब्सटेंशियल एसेट्स, एंटरिंग द जेवी और एग्रीमेंट्स, जेवी एग्रीमेंट्स। सो एग्जाम में ना ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ध्यान रखना, जो मेजर इंपैक्ट छोड़ते हैं कंपनी के अफेयर्स पे। क्या क्या हो सकता है, चेंज इन इनकॉर्पोरेशंस हो गया सर, चेंज इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, खास तौर से बात करेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो किया है, कैपेसिटी एक्सपांशन किया उसके लिए भी हो सकता है, जेवीज अगर कंपनी ने करी जेवीज हो सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग जो सीएफएल पढ़ रहे हैं ना, सीएफएल पढ़ा है, ध्यान से याद रखिएगा। जो लोगों ने बोर्ड डायरेक्टर पढ़ा, जिन्होंने इवेंट्स और रेगुलेशन सीखे एलओडीआर के स्पेसिफिकली, उनको लिए तो सब समझ में आ रहा है। अभी मैं बार बार उसके लिए कह रहा हूँ ना, जो लोग सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको तो मैं क्यों बार बार यहाँ टाइम वेस्ट करूंगा, और जो अचानक देख रहा है, अचानक वाले के लिए तो क्लास पे समझो दिक्कत आएगा। ऑलराइट, एंड मैं एक सजेस्ट करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बोर्ड प्रोसेस के बारे में, और मैं चाहूंगा कि इसको आप एक बार जरूर प्रिपेयर करें, इसे गलती से भी ना छोड़ दें। ये पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया है लेटेस्ट क्लासेस के अंदर, ऑलराइट, सो इसे मिस ना कर दीजिएगा। 4 मार्क्स से 5 मार्क्स तक का इजीली क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा डेफिनेटली आप मेरे को NRK9 के व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। और जो लोग अभी देख रहा है इसको, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे ताकि वहां से भी रिसेंट क्लासेस हैं वो आप देख सकें और सीखें अच्छे से, ऑलराइट। और कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। दूसरी, टेस्ट सीरीज लगातार अटेम्प्ट करते रहो, अच्छे मार्क्स का यही राज है। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।